तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और पहले हमने बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग देखा था, यहाँ पे स्पेशली जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मशीन्स, इलेक्ट्रिकल मशीन्स जो है तो वो इसके अंदर MCQs है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल मशीन्स, ट्रांसफार्मर, इंडक्शन मशीन, सिंक्रोनस मशीन, ये सारा। तो इसमें देखते हैं, सबसे पहला हमारा बेसिक कुछ क्वेश्चन है इसी थ्योरी के ऊपर ही। ये हमारे कह सकते हैं कि ये हमारा नेटवर्क के ही क्वेश्चन है ये सारे लगभग। ओके, तो पहला ही क्वेश्चन कहता है कि फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर फाइंड द फ्रीक्वेंसी एट विच द सर्किट विल बी एट रेजोनेंस। तो किस फ्रीक्वेंसी पे हमारा सर्किट जो होगा वो रेजोनेंस पे होगा, वो हमें बताना है। तो एक्चुअली में इसको सॉल्व करके लाना है, फिर हमको उसको जीरो के इक्वल रख देना है। मतलब रेजोनेंस पे क्या होना चाहिए, रेजोनेंस अगर है तो हमारा फ्रीक्वेंसी जीरो है, ये वाली बात आ जाती है कि ओमेगा हमें जीरो के इक्वल रख देना है अगर रेजोनेंस है तो पहले तो इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए जैसा यहाँ पे छोटा सा ZIN आपको दिख रहा होगा, ZIN है, तो ये तो आपका इंडक्टर है Z ओमेगा, या बोले तो S, क्योंकि हमने S को J ओमेगा से रिप्लेस किया है। और जो नॉर्मल हमारा जो वैल्यूज होती है कि 1 हेनरी है वो सब, उसको हमने S से रिप्लेस कर दिया है। बाकी जो हमारा 1 फैरेड हो गया तो उसको 1/s से, मतलब कैपेसिटर को 1/s करके रिप्लेस करते हैं। और ये जो जैसे अगर मान लो 2 फैरेड होता है तो ये 1/2s हो जाता है। सब कुछ डिनोमिनेटर में चलता है कैपेसिटर के मामले में। तो ये थोड़ा मैंने बेसिक बता दिया। और जो हमारा रेजिस्टेंस है वो एज इट इज़ रहता है। तो ये इसको हमने क्या किया कि एक लेवल और ऊपर ले गए, S को J ओमेगा से रिप्लेस कर दिया है। उस मतलब क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो ये तो हमारा ये है J ओमेगा, ये -2J। अब ये दोनों दिख रहे हैं कि ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में है, तो पहले इनको पैरेलल लेंगे, इसको सीरीज लेंगे। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे करी है। जो दोनों पैरेलल में थे हमारे, मतलब 1 और ये, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, फिर इनको ऐड कर दिया, तो 1 प्लस और माइनस ऑफ J/2 ओमेगा, तो इसलिए 1 माइनस हो गया, प्लस क्योंकि J ओमेगा सीरीज में था। अब हमने कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं है, इसको सॉल्व किया फर्दर, ये सॉल्व करके हमने इसको अलग अलग कर लिया। उसके बाद हमने क्या किया कि 0 कर दिया ओमेगा को। तो ये हमने, और इसमें भी इस इंपॉर्टेंट चीज़ क्या चीज़ है कि इमेजिनरी वैल्यू को केवल, तो इमेजिनरी वैल्यू कितनी है, ये पूरी जितनी मैंने हाईलाइट करी है इस तरीके से, J ओमेगा माइनस 2J ओमेगा अपॉन 4 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, पूरी इमेजिनरी वैल्यू को 0 के इक्वल रखना है। वो जब रखा है तो ये ऐसा आया ओमेगा माइनस दिस समथिंग, तो ओमेगा निकल के आया 0.5। अगर हमारा ओमेगा 0.5 होगा तो ये जो पूरी वैल्यू हाईलाइट करी है ये पूरी वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी, तब ओमेगा 0.5 होगा, तो हमारा रेजोनेंस उस जगह होगा। तो रेजोनेंस पे सर्किट अगर है तो फ्रिक्वेंसी हमारी ओमेगा इक्वल टू 0.5 होनी चाहिए। तो इस तरीके से सॉल्व हुआ क्वेश्चन, थोड़ा लेंथी हो गया। उसके बाद बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की कि द एवरेज पावर कंज्यूम्ड बाय द फॉलोइंग सर्किट इज VRMS। एवरेज पावर हमारा इज VRMS है। तो यहाँ पे क्या है, इफ होना चाहिए, मतलब एवरेज पावर कंज्यूम P एवरेज वो हमसे पूछ रहा है, और VRMS की वैल्यू हमको दी है कि 20 एंगल ऑफ 53.12 डिग्री। तो और फिगर दिया है, क्योंकि हमें देखो VRMS तो पता है, उसके संग हमें पावर निकालने के लिए और क्या चाहिए, P = V²/R। R भी तो चाहिए, वो हमें कहाँ से मिल गया, वो हमें यहाँ से मिल गया डायग्राम से। तो ये हमारा 3.33 ओम है, और इसके संग हमारा पैरेलल में इंडक्टर है 2.5 ओम का। ये क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू है XL। तो ये चीज़ आई। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं, सीधा सा P एवरेज अगर हमें निकालना है तो VRMS का स्क्वायर जो हमें गिवन था, और जो वैल्यू गिवन थी उसमें से भी हमने केवल ये वैल्यू उठाई है 20। ये या मतलब समझने वाली बात है इंपॉर्टेंट, कि एंगल से हमें मतलब नहीं जब हम VRMS की बात कर रहे हैं। तो 20 का स्क्वायर अपॉन 3.33, इसने 120 वॉट दे दिया। तो क्वेश्चन में चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। एंगल है, RMS का, यहाँ पे इंडक्टर है, इन सब का काम नहीं है। उसके बाद आते हैं थर्ड पे, यानी प्योरली इंडक्टिव सर्किट। देखो दो चीज़ें होती हैं, बेसिक सी हैं कि अगर आपका इंडक्टिव सर्किट है या फिर इंडक्टर मौजूद है, एक कैपेसिटिव सर्किट है, एक क्या है कि ये प्योरली वाला केस है इन दोनों का, और एक ही इन दोनों का क्या हो जाएगा, प्रैक्टिकल वाला केस आ जाएगा, प्रैक्टिकल वाला केस। तो अगर हम बात करते हैं इंडक्टर की, तो इंडक्टर के लिए हमारा वोल्टेज लीड करता है और करंट लैग करती है, वोल्टेज अहेड है। कैपेसिटर के लिए करंट लीड करती है और हमारा वोल्टेज लैग करता है। अब यहाँ पे प्योरली का मतलब क्या है, अगर आप प्योरली की बात कर रहे हैं तो ये जो लीड लैग का सिलसिला है इसमें पूरा 90 डिग्री का अंतर होना चाहिए, एग्जैक्ट 90 डिग्री, तो वो प्योरली वाला केस है। जहाँ प्रैक्टिकल की बात आ जाती है, तो मान लो कि वोल्टेज लीड कर रहा है करंट को 22.5 डिग्री से, मान लो, तो ये भी आपका एक तरीके का इंडक्टर वाला केस है, बट ये प्रैक्टिकल इंडक्टर यहाँ पे हमारा मौजूद है, ये कहेंगे। तो अगर 90 डिग्री से कुछ डिफरेंस है तो हमारा प्रैक्टिकल केस हो जाएगा, और अगर एग्जैक्ट 90 डिग्री की बात हो रही है लीड लैग में तो हमारा प्योरली वाला केस हो जाएगा। अब यहाँ पे ने प्योरली इंडक्टिव की बात करी है, तो यहाँ हमारा वोल्टेज ऑलवेज डैश करंट बाई, तो वोल्टेज ऑलवेज लीड करंट बाई 90 डिग्री, क्योंकि प्योरली वाली बात है इसलिए 90 डिग्री।
तो 90 डिग्री और लीड, तो ये तो आसान क्वेश्चन था। इससे बहुत सारे तरीके के क्वेश्चन हमें समझ में आ गए। अगर वो कहते हैं प्योरली कैपेसिटिव सर्किट तो वोल्टेज लैग करंट बाई 90 डिग्री हो जाता, और अगर प्रैक्टिकल की बात करता तो वहाँ पे आंसर हमारा 45 डिग्री भी हो सकता था पॉसिबल। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद फोर्थ पे आते हैं कि व्हाट आर द एवरेज एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ, ठीक है, एवरेज और आरएमएस वैल्यू पूछ रहा है हाफ वेव रेक्टिफायर आउटपुट इफ द पीक वोल्टेज इज 10 वोल्ट। तो एक्चुअल में ये क्या पूछ रहा है, मतलब जो क्वेश्चन है वो हाफ वेव रेक्टिफायर का क्वेश्चन है कि हाफ वेव रेक्टिफायर में वी पीक टू पीक हमारा 10 वोल्ट है पीक वोल्टेज, पीक टू पीक ना बोल के वीपी बोले केवल, और हमसे यहाँ पे एवरेज और आरएमएस वैल्यू पूछ रहा है। तो एवरेज वैल्यू हाफ वेव रेक्टिफायर यहाँ पे लिखा भी है कि एवरेज वैल्यू VM/पाई और आरएमएस वैल्यू VM/2। तो ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, एनालॉग सर्किट के अंदर आते ही आते हैं, तो ये याद होने चाहिए। ओके, VM/पाई और VM/2। तो जो वैल्यू हमें पीक टू पीक कितनी दी थी 10, तो यहाँ पे सीधे से एक तो हो गया 10/पाई और एक हो गया 10/2 मतलब 5 वोल्ट। तो एक तो हो गया हमारा 3.18 और एक 5 वोल्ट, ये दोनों वैल्यू आ गई हमारी। उसके बाद फिफ्थ पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ओके, यहाँ पे बात हो रही है कि द इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ टू वोल्टेजेस आर, ठीक है, तो V1t और V2t के फॉर्म में हमें टू वोल्टेजेस की वैल्यू दी है। व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ डिफरेंस ऑफ दिस टू वोल्टेजेस, तो हमें डिफरेंस निकालना है, बट क्योंकि डायरेक्ट ऐसा तो नहीं कि 60 - 40 करके 20 डिफरेंस लिख देंगे। यहाँ पे cos ω t है, यहाँ cos ω t - 60 है, तो अब इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम है कि एक तो ठीक है, ये हमारा क्या 60 cos ω t, तो इसको हम सीधे से लिख सकते हैं 60 एंगल 0, क्योंकि cos ω t में कुछ भी एंगल ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है। जो हमारा एंगल ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है, जो फेज में डिफरेंस होता है उसको लिखते हैं। यहाँ पे कुछ भी आउट ऑफ फेज नहीं है, इन फेज है तो 0 डिग्री। यहाँ पे 40 cos ω t - 60, तो 40 एंगल -60 डिग्री। अब हम इससे V1t से V2t को घटा सकते हैं। ये हमारा V2t है एक्चुअली में, ये V2t है ये वाला। तो ये किया तो इससे क्या हो गया 60 एंगल 0 - 40 एंगल 60। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो हमारा ये आंसर आएगा 52.91 एंगल 40.89 डिग्री। तो इसको फिर कॉस के फॉर्म में लिख देंगे 52.91 cos ऑफ ω t प्लस 40.89 डिग्री। उसके बाद ये हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं, कैलसी से। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। एन AC वोल्टेज इज स्क्वायर्ड बाई VT इक्वल टू क्या है हमारा 5 cos 100πt। फाइंड द फॉर्म फैक्टर, फॉर्म फैक्टर हमसे पूछा है। तो फॉर्म फैक्टर में क्या होता है हमारा RMS वैल्यू, फॉर्म फैक्टर को अलग से लिख देते हैं। फॉर्म फैक्टर में हमारा क्या आ जाता है RMS वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू, ये हमारा फॉर्म फैक्टर होता है, ठीक है। ये क्या है वर्ग माध्य मूल मान और औसत मान। तो RMS वैल्यू अपन इसको हम KF से भी डिनोट करते हैं या फिर FF से भी लिख देते हैं। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे तो सीधे से 1.11 है, जो कि हमारा सेम किसका है, ये फुल वेव रेक्टिफायर का फॉर्म फैक्टर होता है, और 1.57 इज द हाफ वेव रेक्टिफायर का फॉर्म फैक्टर। तो ये हमारा एनालॉग के क्वेश्चन भी थोड़े यहाँ से कवर हो रहे हैं। बाकी ये फुल वेव का है, और जो वेव फॉर्म दिए उसके हिसाब से यही निकलेगा। तो इसकी हमारी RMS वैल्यू क्या होगी 0.707 IM, और हमारा एवरेज वैल्यू 0.636 IM। तो इससे सब सॉल्व करेंगे तो हमारा 1.1 ही निकलेगा। या इसी तरीके से ये भी लिख सकते हैं 0.707 VM अपन 0.636 VM। तो ये जो नॉर्मल हमारी वेव फॉर्म है VT इक्वल टू 5 cos 100πt, तो यहाँ पे क्या cos 100πt एंगल तो यहाँ पे 0 ही है, तो डायरेक्ट जो हमारा फुल वेव रेक्टिफायर का लगता था वही यहाँ पे लग जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे भी हम जो सिग्नल लेते थे वो साइन में होता था या ये कॉस में है। बस इतना ही चेंज है कि ये साइनोसॉइडल सिग्नल है, तो किसी भी साइनोसॉइडल सिग्नल का फॉर्म फैक्टर इस तरीके से हमारा 1.11 ही आ रहा है। तो ये चीज़ है। उसके बाद बात करते हैं 7 की। एन AC वोल्टेज हैज़ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ है, पीक एम्पलीट्यूड 100 है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 100 cos को 2π FCT, मतलब FCT मतलब 50t, तो 100πt लिख देंगे। उसके बाद आता है इन हाउ मेनी सेकेंड्स आफ्टर द जीरो वैल्यू वोल्टेज विल अटेन द वैल्यू ऑफ 86.6 वोल्ट। तो जीरो वैल्यू मतलब ये पूछ रहा है कि जीरो वैल्यू से उठ के कितने सेकंड में ये 86.6 वोल्ट को अटेन कर लेगा, ये कहना चाह रहा है कि जीरो वैल्यू से बढ़ते 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 बढ़ते, और उस AC वोल्टेज जो है उसकी हमारा फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ और पीक हमारा 100 मतलब मैक्सिमम 100 तक जा सकता है, ये पहले बता दिया है। यहाँ पे क्या करना है कि ये VM है, पीक वैल्यू मतलब ये VM हो गई,
और जो वैल्यू हमारी v है वो 86.6 इतनी हमें पहुँचानी है। तो vm को हम कैसे लिखेंगे, v इक्वल टू vm साइन ओमेगा t। तो यहीं से हमने जैसे मैंने उधर बोला था कि 100 कॉस, इसको साइन के फॉर्म में लिखा तो साइन हमारा 100 पाई टी, क्योंकि ये क्या है 2 पाई और यहाँ 50, तो 2 पाई इंटू 50 100 पाई बन गया, ये हो गया। अब ये किसके इक्वल है, कोई भी एक वैल्यू के इक्वल है v। अब देखो यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है, यहाँ पे जो वेरिएबल है वो है t हमें नहीं पता है, बाकी सब चीज़ पता है, v हमें नहीं पता है। तो v उन्होंने दिया है कि 86.6 वोल्ट वैल्यू कब पहुँचेगी, तो उसमें 100 और साइन ये और यहाँ पे t, इस t को हम निकाल लेंगे। उसको निकालने के लिए फिर वही चीज़ करिए कि ये 86.6 इसके इक्वल और ये 100 इधर ले गए और ये हमारा क्या बचा साइन 100 पाई टी, इसे सॉल्व करके ये आया 86.866 साइन 60 के इक्वल। तो ये जो वैल्यू है 0.8666 ये साइन 60 की वैल्यू होती है, ये कह रहा है। तो एक तरफ साइन 60 एक तरफ साइन 100 पाई थी, आप मतलब कंपेयर कर लो तो हमारा टी की वैल्यू आ गई 1/300 सेकेंड। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे छोटी छोटी जो चीज़ें हैं कि हमारा अगर वोल्टेज दिया है कि Vm इतना है और हमारा फ्रीक्वेंसी ओमेगा 50 हर्ट्ज दी है, तो हम इक्वेशन कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे सबसे मेन थी इक्वेशन कि V इक्वल टू 100 2 पाई इंटू 50 टी, ये इक्वेशन मेन थी। फिर इक्वेशन लिखना आ गया, उसमें V की वैल्यू लगाई और T की वैल्यू निकाल ली। फिर यहाँ पे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट लग रही है कि साइन 60 की जो वैल्यू है वो 0.866 हमारा है। अब अगर कैलकुलेटर दिया है तो अच्छी बात है, वरना ये गिवन क्वेश्चन में होनी चाहिए, वरना आप साइन 60 की वैल्यू कैसे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे बात हो रही कि 2 करंट्स हैविंग द वैल्यूज ऑफ, ठीक है, 50 एम्पेयर और 75 एम्पेयर विद अ फेज डिफरेंस ऑफ 60 डिग्री, व्हाट इज द रिजल्टेंट सम ऑफ दिस 2 करंट। तो यहाँ पे एक बात बोली गई कि फेज डिफरेंस 60 डिग्री का है। तो यहाँ पे हम खुद से अज्यूम कर लेंगे कि एक का एंगल 0 है और एक का हमने फिर वो डिफरेंस है तो -60। अब इस क्वेश्चन में पूरा प्रोसेस है, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे देखना, पूरा प्रोसेस है कि किस तरीके से हम, इंपॉर्टेंट है किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। जब जैसे हमने वहाँ पे किया था, इस क्वेश्चन में किया था V1t माइनस V2t वाले में, कि इससे हमने ऐसे एंगल से ये बनाया था, वो देखेंगे। तो यहाँ पे जैसे हमने देख लिया कि एक वैल्यू 50 एक 75 है, और वहाँ पे हमसे रिजल्टेंट सब पूछा दोनों करंट का। हमने खुद से ज्यूम कर लिया कि एक का एंगल 0 एक का एंगल -60। तो इसको हम लिखेंगे इस तरीके से 50 cos 0 कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, जहाँ पे रियल और इमेजिनरी पार्ट आते हैं। ये पोलर फॉर्म में तो cos 0 प्लस j साइन 0, ठीक है, क्योंकि 0 है, प्लस 75 cos 60 माइनस j साइन 60, इस तरीके से लिखते हैं। j हमारा साइन वाले टर्म के साथ में आता है j। ओके, तो यहाँ तो ये पूरा 0 हो गया क्योंकि साइन 0 0 हो गया, cos 0 1 हो गया, 1 मल्टीप्लाई 50 ही दे देगा। तो इस तरीके से ये 50 प्लस यहाँ पे अलग अलग आ गया, यहाँ पे 1/2, ये √3/2 j। तो यहाँ पे 75/2, ये अलग अलग वैल्यू आई। जब इनको ऐड किया तो ये रियल वैल्यूज़ को फिर से एक साथ कर लिया, और इमेजिनरी वैल्यू क्योंकि सिंगल वैल्यू थी, वो पहले से यही वैल्यू इमेजिनरी थी केवल, तो उसको हमने फिर यहाँ लिखा ये। तो ये हमारा j 75/2 इंटू √3 ये कर दिया। तो इससे ये हमारा 50 प्लस 37.5 माइनस 64.95 j करके आ गया। तो जो रियल वैल्यू है उनको अलग लिख लिया, तो उसने हमें दे दिया 87.5 और माइनस j 64.95। तो ये हमारा ऑप्शन डी आ गया। अब जैसे क्वेश्चन यहाँ पे ये था, जो हमने इधर क्वेश्चन लिया था ना, ये V1t माइनस V2t वाला, 60 एंगल 0 माइनस 40 एंगल 60, इसको भी ऐसे ही लिखते हैं कि 60, ठीक है, और इसके संग आता है cos 0 प्लस j साइन 0 और फिर -40 cos 60 माइनस j साइन 60। तो वहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे अगर मैं देख पा रहा हूँ और आप भी देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो अगर, तो यहाँ पे क्या आ जाता है कि 60 प्लस cos 40 और cos हमारा 60 ये आ जाता है। रियल वैल्यू पूरी इससे मिल के बनती 60 प्लस cos इंटू 40 इंटू cos 60, क्योंकि 40 के संग एंगल है। तो इसको जो सॉल्व करके हम लगाते वो 52.91 जो दे रहा है, इसने क्या दिया 52.91। तो इससे हम ये हमारा आ जाता है, ठीक है। ये पूरी वैल्यू कितनी निकल के आती है 52.91, तो इससे हम डायरेक्ट आंसर लिख देते। तो एंगल जो ये 40.89 आया, एंगल निकालने की ज़रूरत ही नहीं थी। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे 50 और 75 है, तो रियल वैल्यू असल में किस चीज़ से कंप्राइज होकर हो रही है, देखो 50 प्लस हमारा 75 इंटू cos 60, तो 50 इंटू cos 60 हमारा 1/2, तो 50 प्लस 75/2 मतलब 50 प्लस 75 मतलब 50 प्लस 37.5 मतलब 87.5। तो अब इन चारों ऑप्शन में हमारा आंसर में देखो 87.5 केवल इसी में ही है। केवल रियल वैल्यू को निकालने से ही हमारा काम चल जाएगा। और रियल वैल्यू को निकालने का मतलब पहले वाली जो वैल्यू है वो 50, दूसरी वाली वैल्यू और उसका आधा, बस
क्योंकि दूसरे वाले के संग एंगल 60 डिग्री है, इस वजह से। पहले वाले के संग एंगल 0 है, इस वजह से। मतलब ये चीज़ केवल यहीं पे अप्लाई हो रही है। तो 50 + 75/2 यहाँ पे भी देखो अगर आप, तो यहाँ पे क्या है 60 और 40 है, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है कि यहाँ पे माइनस है, बीच में माइनस है, ये डिफरेंस है। तो उसको इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि 50 cos 0 + j sin 0 + 75 cos 60 - j sin 60। उसके बाद तो सॉल्व करके रियल पार्ट एक तरफ, इमेजिनरी पार्ट एक तरफ। उसके बाद आता है कि क्वेश्चन 9 द डैश रिएक्टिव पावर द फुली लोडेड ओवरहेड एब्जॉर्ब एंड लाइटली लोडेड जनरेट। तो ये पूरा इतना लंबा सा स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे ये बात करी गई है कि फुली लोडेड ओवरहेड हमारा एब्जॉर्व करता है और लाइटली लोडेड जनरेट करता है। तो मैं इसको अलग से लिखता हूँ कि फुली लोडेड हमारा एब्जॉर्व करता है और हमारा लाइटली लोडेड जो होता है वो जनरेट करता है। ये हमें याद रखना है। जनरेट क्या चीज़? रिएक्टिव पावर। बात किसकी हो रही है? एब्जॉर्व और जनरेट क्या हो रहा है? रिएक्टिव पावर। तो रिएक्टिव पावर के संदर्भ में यहाँ पे बात बोली गई कि फुली लोडेड हमारा एब्जॉर्ब और यहाँ पे लाइटली लोडेड जो है वो जनरेट। और क्या चीज़? रिएक्टिव पावर। तो ये हमारे रिएक्टिव पावर के रिगार्डिंग एक MCQ फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, पहले देख लेते हैं 12 की श्रेणी RL में, ठीक है, हमारी करंट 5 एम्पेयर है और रेजिस्टेंस पर वोल्टेज ड्रॉप 16 वोल्ट है और L पर वोल्टेज ड्रॉप 12 वोल्ट है। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है कि टोटल रेजिस्टेंस बताना है शायद, हाँ इम्पिडेंस बताना है टोटल, ठीक है, टोटल हमें इम्पिडेंस बताना है, मतलब Z बताना है। तो यहाँ पे देखो देखने से तो बड़ा आसान लग रहा है कि इस पे वोल्टेज इतना है, उस पे वोल्टेज इतना है, दोनों को ऐड कर दो और टोटल करंट दी हुई है डायरेक्ट हम निकाल लेंगे, पर ऐसे नहीं होगा। यहाँ पे जो टोटल वोल्टेज निकलेगा दोनों को ऐड करके नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे L जब सबसे L और C इंक्लूड हो जाएंगे तब से चीज़ें अलग हो जाएंगी। तो टोटल वोल्टेज का निकलेगा रूट ऑफ पहला जो VR का वोल्टेज है उसका स्क्वायर प्लस VL का वोल्टेज इसका स्क्वायर, इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारे ये 256 आ जाएगा, ये 140 को सॉल्व करके 20 आ जाएगा। तो फाइनल जो टोटल वोल्टेज आएगा वो 20 वोल्ट आएगा, ना कि अगर आप इनको ऐड कर दे 16 और 12 को तो ये तो कुछ और ही वैल्यू देते। तो 20 वोल्ट आया, करंट सेम रहेगी 5 एम्पेयर। तो यहाँ से आप इम्पिडेंस निकाल सकते हैं Z = 20/5 मतलब 4 ओम। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की कि 0.1 हेनरी की एक प्रेरक कुंडली मतलब इंडक्टर 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज की बैटरी से जुड़ी हुई है। मतलब एक हमारा इंडक्टर है 0.1 हेनरी का। यहाँ से देखते हैं, देखो आंसर में देखते हैं कि L हमारा 0.1 हेनरी है, क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद V हमारा 200 वोल्ट है, क्वेश्चन में गिवन है। और हमारा V के संग ही उसी की फ्रिक्वेंसी भी दी हुई है 50 हर्ट्ज, वो भी क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ से हम जो XL निकाल लेंगे, ये XL है ओमेगा L के इक्वल आएगा या फिर 2πfL के इक्वल आएगा। यहाँ पे दो फॉर्मूले आते हैं, XL = 2πfL और XC = 1/2πfC। तो ये XL और XC के फॉर्मूले आ गए। XL निकाला ओमेगा या फिर 2πfL, तो F पता है L पता है, तो सॉल्व करके 31.42 ओम आ गया। अब यहाँ पे IRMS हमसे पूछी जा रही थी, तो IRMS निकालने के लिए हम जो हमारा वोल्टेज है और जो हमारा टोटल रेजिस्टेंस आया, इम्पिडेंस जिसको बोलेंगे, तो हमारा 31.42 मतलब 6.37 एम्पेयर आ गया। तो एक तो टोटल इम्पिडेंस निकालना था 31.42 और ये। तो यहाँ पे एक और चीज़ आती है कि इम्पिडेंस क्या होता है, इम्पिडेंस हमारा होता है Z। मतलब Z हम जो लिखते हैं यूजुअली जो हमारा रेजिस्टेंस होता है ये लगभग वही चीज़ है, बट Z के अंदर हमारा इंडक्टर भी आते हैं, कैपेसिटर भी आते हैं और रजिस्टर भी आते हैं ऑफकोर्स। यहाँ XL और XC हम लिखते हैं। अगर इसी को उल्टा कर देंगे तो उसको लिखते हैं Y, जो कि होता है एडमिटेंस, इसी का रेसिप्रोकल, इम्पिडेंस का रेसिप्रोकल, उसको हम एडमिटेंस कहते हैं। जैसे कि और एडमिटेंस किससे मिलती जुलती चीज़ है, वो हमारा कंडक्टेंस, जैसे रजिस्टेंस से हम Z को मैच कर रहे हैं, कंडक्टेंस से इसको करते हैं। ये सारे वर्ड एडमिटेंस और इम्पिडेंस ये सब AC वाले जब कॉन्सेप्ट आते हैं, ठीक है, AC करंट जब वोल्टेज वाली बात आती है तब हमारे ये सब लगते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं कि एन AC वोल्टेज इज डिस्क्राइब्ड बाय VT = 10 cos 40πt, फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी एंड RMS वैल्यू ऑफ द वोल्टेज। तो पूरी हमें वोल्टेज की AC वोल्टेज की वैल्यू दे दी कि 10 cos 40πt। अब देखो सबसे पहले इस तरह की क्वेश्चन है, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी निकालो आप, तो 400πt सॉरी, तो 400πt में से आप निकालोगे तो इसमें से 2πt को तो अलग कर दो, तो यहाँ से क्या बचा, 200 बचेगा केवल। तो ओमेगा जो आएगा या फ्रीक्वेंसी आई वो हमारा ओमेगा नहीं बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी ही बोलेंगे, F बोलेंगे। F जो आया हमारा 200 आया।
तो ये तो हमने पहले ही अलग निकाल लिया, तो फ्रिक्वेंसी हमारी जो निकलनी थी तो पहली फ्रिक्वेंसी ही उसने पूछी थी। अच्छा मैं तो बिना देखे इसको निकाला, मतलब मैंने गौर नहीं किया। आपको सबसे पहले काम यही करना है, फ्रिक्वेंसी तो तुरंत निकालनी है, मतलब इसमें 2πt को अलग करना, जो बचे उसको फ्रिक्वेंसी मान लेना है। तो 200 आ गया। अभी ऑप्शन सी भी हो सकता है और डी तो है ही। तो अभी हम दूसरी चीज़ निकालेंगे, RMS वैल्यू निकालेंगे। RMS वैल्यू देख लेते हैं। RMS वैल्यू हमारे क्या होती है कि VRMS इज़ VM/√2। तो VRMS इज़ VM/√2, मतलब ये जुबान पे रट जाना चाहिए कि VM/√2। तो VM पीक वैल्यू, ये VM बोलो या VP बोलो या Vmax बोलो, कुछ भी बोलो, पीक वैल्यू होती है जो। तो पीक वैल्यू 10 है, 10/√2 ये दे दिया 7.07 वोल्ट। तो VRMS इज़ VM/√2। और यहीं पे एक और डिफरेंट चीज़ है कि अगर हमारा जो VM है वो DC वैल्यू होगी, जो पीक वैल्यू वो केवल DC वैल्यू है। अगर वो देता कि वोल्टेज केवल 10 वोल्ट है तो हमारा VRMS होता है VM/2, वहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये दोनों चीज़ हमारा वोल्टेज और RMS वैल्यू निकल के आई। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि VRMS इज VM/√2। उसका क्वेश्चन 13 देखते हैं कि द फ्लो ऑफ रियल पावर एंड रिएक्टिव पावर आर डिसाइडेड रेस्पेक्टिवली बाय। तो फ्लो ऑफ रियल पावर की अगर बात करी जाए, जिसको मैं हाईलाइट करता हूँ, रियल पावर तो डेल और ये डेल्टा और डेल है। इसको बोल सकते हैं मान लो डेल, और ये इसको पूरा बोल दिया डेल्टा। तो डेल्टा डेल और यहाँ पे ये डेल्टा वी। अगर रिएक्टिव पावर की बात करें तो डेल्टा वी, ये रिएक्टिव पावर वाली बात हो गई। तो बस ये याद रखना है कि डेल्टा डेल डेल मतलब एक तो ये हो गया और एक हमारा दूसरा क्या हो गया, एक तो रियल पावर के लिए है ये और रिएक्टिव पावर के लिए हमारा डेल्टा वी है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, पहले देख लेते हैं कि द VRMS ऑफ द गिवन वेव, VRMS की बात कर रहा है। तो पीक वैल्यू हमें दिख रही है, यहाँ से पीक वैल्यू दिख रही है, बट यहाँ पे ये फॉर्मूला भी पता होना चाहिए कि अगर ट्रायंगुलर की बात आ जाती है, किसी भी तरीके से शेप में ट्रायंगुलर शेप इन्वॉल्व हो जाती है, तो जो हम निकालते थे VRMS इज VM/√2, वही अब √3 हो जाती है यहाँ पे, क्योंकि नाम में ही ट्राई जुड़ा हुआ है, ट्रायंगुलर ट्राई। तो VM/√3 हो गई। तो ये क्या हो गया, 5 पीक हमने डायग्राम से देखा, तो 5/√3 उसने दे दिया हमें 2.88 वोल्ट। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अ कैपेसिटर ऑफ 60 माइक्रोफैरेड इज कनेक्टेड टू अ 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज हमारा सोर्स। व्हाट इज द RMS वैल्यू ऑफ करंट एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस, मतलब XC निकालना है एक तो, और RMS वैल्यू ऑफ करंट। तो 60 माइक्रोफैरेड है। अच्छा क्वेश्चन में मैंने क्या कहा, तुरंत इसमें तो दिया ही है कि 60 हर्ट अलग से दे दिया, 60 हर्ट हमारा फ्रिक्वेंसी। तो XC की वैल्यू पहले ही बता दी कि 1/2πfc। तो इससे ये क्या बन गया, 1/2πfc, 1/2πf और C हमें दिया था 60 माइक्रोफैरेड है ना, 60 माइक्रोफैरेड। तो सॉल्व हो गई, ये हमें वैल्यू सॉल्व करके दे देगा 44.2। तो ये किसकी वैल्यू निकल के आई हमारी, ये XC की वैल्यू निकल के आई। उसके बाद हमें IRMS निकालना है, तो जो पीक वैल्यू हमें दी थी उसी से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। 110 वोल्ट दी थी। RMS वैल्यू ऑफ करंट हम निकालने के लिए उसी, मतलब ये बात ये है कि RMS वैल्यू निकालने के लिए VM को यूज़ कर सकते हैं, VM अपॉन और XC जो भी, मतलब एक सिंगल यहीं पे यहाँ पे रजिस्टेंस मौजूद है। कैपेसिटिव ये क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस ही है, उसको एक तरीके का रजिस्टेंस ही है, क्योंकि इसकी यूनिट क्या है, ओम। ये 44.2 ओम है। तो ये जब यूज़ करेंगे तो ये 2.48 एम्पियर दे रहा है। तो यही दोनों वैल्यू हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो गया, 2.48 एम्पियर और 44.2 ओम। उसके बाद आते हैं 15 पे कि पावर डिसिपेटेड इन अ प्योर कैपेसिटर इज। तो प्योर कैपेसिटर में पावर बिल्कुल डिसिपेट नहीं होती है, जीरो। इसका मेन रीज़न ये है कि भाई हमारा कैपेसिटर ब्लॉक्स DC, तो इसमें पावर डिसिपेशन बिल्कुल नहीं होता है, मेन चीज़ ये है कैपेसिटर के अंदर अगर बात करें तो। और दूसरा रीज़न ये भी बोल सकते हैं कि अगर यहाँ AC के अंदर हम बात करते हैं, जब हम AC एनालिसिस कर रहे हैं तो पावर का फॉर्मूला हम एंगल से लिखते हैं कि VI cos थीटा, और यहाँ पे cos 90 हो जाएगा। तो cos 90 की वजह से जब कैपेसिटिव की बात करें C की, तो P हमारा 0 के इक्वल हो जाएगा। तो पावर डिसिपेशन अक्रॉस कैपेसिटर हो गया 0। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि इन अ सीरीज AC। उसके बाद सर्किट द वोल्टेज अक्रॉस अ प्योर कैपेसिटर इज 12 वोल्ट। तो वोल्टेज हमारा 12 वोल्ट है एंड द वोल्टेज अक्रॉस अ प्योर रेजिस्टेंस इज 5 वोल्ट। तो कैपेसिटर के अराउंड जैसे कैपेसिटर है तो VC है और VR है। तो इसको मैं वैल्यू लिख दूँ तो VC वो क्वेश्चन में दिए हैं कि भाई 12 वोल्ट है और ये हमारा 5 वोल्ट है, इसको मैं हटा दूँ।
12.5 वोल्ट एंड ठीक है। देन द सप्लाई वोल्टेज विल बी, सप्लाई वोल्टेज कितना होगा, तो हमने जैसा पहले भी किया था कि हमने रूट ऑफ, ठीक है, VR² किया था और VC या फिर VL जो भी हो उसका स्क्वायर, वही चीज़ हमने यहाँ पे करी है। तो 12 और 5 का हम पहले स्क्वायर करेंगे इंडिविजुअल, उनको ऐड करेंगे, फिर उनका रूट कर देंगे, तो ये हमें दे देगा 13 वोल्ट। तो इसका आंसर 17 वोल्ट ना होगी 13 वोल्ट, और वो आंसर में आपको ये 17 वोल्ट भी पकड़ाएगा, हाथ में थमाएगा। तो यहाँ पे वही गलती हो सकती है। बाकी ये देख लेना कि अगर C और R आ गया फिर वो बात कर रहा है, और यहाँ पे हमें सोर्स भी दिख रहा है कि मतलब सीरीज AC उसने लिख भी दिया है, तो जैसे AC की बात आएगी तो डायरेक्टली हम ऐड घटा नहीं सकते, ये हमें याद रखना है। उसके बाद 18 पे आते हैं, पहले 20 देख लेते हैं कि देयर आर नो ट्रांजिएंट इन प्योर रजिस्टिव सर्किट बिकॉज, प्योर रजिस्टिव सर्किट में कोई भी ट्रांजिएंट क्यों नहीं होता। तो ये इसको समझने से पहले समझना पड़ेगा कि ट्रांजिएंट होता क्यों है, ट्रांजिएंट हमारे पास क्यों आता है। जैसे कि आपने कुछ सर्किट देखे होंगे कि ये हमारा स्विच लगा है, ठीक है, T=0 पे इसको क्लोज कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे हमारा कैपेसिटर है, फिर वो क्या बोलता है कि कैपेसिटर पहले से चार्ज्ड है, या तो ये बोलेगा यहाँ पे हमारी बैटरी है, मान लो कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी लग गया है, तो ये चीज़ें हैं। तो जब तक स्विच क्लोज नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। और स्विच क्लोज होने से पहले वो एक कंडीशन दे सकता है कि नहीं कैपेसिटर पहले से चार्ज है, तो फिर वो डिसिपेट होगा। मान लो ये बैटरी नहीं होती, यहाँ पे रेजिस्टेंस ही होता, ये रेजिस्टेंस होता, और यहाँ पे कैपेसिटर पहले से चार्ज होता तो वो डिसिपेट हो जाता। और मान लो यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं होता, यहाँ पे बैटरी होती और स्विच क्लोज होता, चार्ज कैपेसिटर अनचार्ज होता, तो इसकी ये चार्ज हो जाता। तो ये चीज़ कैसे होती है, चार्ज डिस्चार्ज कब हो रहा है, ये इंडक्टर की भी बात करते हैं, मतलब उसमें एक कैपेबिलिटी है चार्ज होने की। आप किसी को चार्ज कैसे करोगे, जब उसके पास कैपेबिलिटी होगी ना चार्ज होने की, एनर्जी को स्टोर करने की या डिसिपेट करने की। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे यही वाला ऑप्शन है कि हैव नो स्टोर्ड एनर्जी ड्यू टू एब्सेंस ऑफ स्टोरेज एलिमेंट। तो जो ट्रांजिएंट हमारा होता है वो केवल इस वजह से होता है कि जब भी हमारे स्टोरेज एलिमेंट आ जाते हैं, क्योंकि फिर टाइम के बदलने से, ठीक है, स्विच के क्लोज या ओपन होने से फ़र्क पड़ता है हमारे सर्किट में, तो इस वजह से हमारा ट्रांजिएंट आ जाता है। तो जहाँ पे कोई स्टोरेज एलिमेंट नहीं वहाँ कोई ट्रांजिएंट नहीं, जहाँ पे स्टोरेज एलिमेंट वहाँ पे ऑब्वियस ही बात है ट्रांजिएंट आ ही जाएगा। तो प्योर रजिस्टिव सर्किट में केवल रजिस्टर है, उसके अंदर कोई स्टोरेज एलिमेंट नहीं है। यहाँ पे दो चीज़ और पता चलती है कि हमारा जो प्योर कैपेसिटिव सर्किट है, ये कैपेसिटेंस है, वो एनर्जी को स्टोर करता है। तो एनर्जी का फॉर्मूला ½ CV², ये लगभग पता होना चाहिए सबको। इसी तरीके से इंडक्टर जो एनर्जी को स्टोर करता है उसका फॉर्मूला ½ LI² होता है। उसके बाद यहाँ देखते हैं, ये तो बहुत ज़्यादा ही इजी क्वेश्चन है, UPPSL AE का क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ अ पीक टू पीक वैल्यू। तो पीक टू पीक का मतलब है कि ये भी एक तरीके का पीक है नीचे वाला, और ये पीक है ऊपर वाला, इनके बीच में जो वैल्यू है, तो जो इस एक्सिस पे वैल्यू होती है, तो ये -5 से 5 का मतलब 10, टोटल वैल्यू इज 10। तो 10 वोल्ट हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे। पीक टू पीक वैल्यू ऐसे ही हमारी कैलकुलेट करी जाती है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पे क्या कह रहा है कि द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड करंट अक्रॉस अ लोड इज गिवन बाई, ठीक है, वोल्टेज दिया है इस इक्वेशन से और करंट दिया इस इक्वेशन से। तो एम्पेयर रिस्पेक्टिवली द एक्टिव पावर कंज्यूम्ड बाय द लोड इज, एक्टिव पावर हमसे पूछ रहा है, तो पावर का फॉर्मूला हमने ऊपर भी देखा था। तो हमारा VRMS एक्टिव पावर किसके इक्वल है, हमारा VRMS इंटू IRMS cos थीटा, या फिर जो ये कहाँ से निकला है, P = हमारा VI cos थीटा से निकला है। ओके, तो यहाँ पे ये P = VI cos थीटा से निकाला है। यहाँ पे हमारा V भी RMS है और P की I की वैल्यू भी RMS है। तो ये चीज़ है, ये फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है। अब यहाँ पे थीटा कैसे निकालेंगे वो देखना ज़रूरी है, क्योंकि हम V और I के बीच में रिलेशन लगा रहे हैं। तो थीटा हमारा θ1 - θ2, तो पहला जो थीटा है वो हमें यहाँ से दिख रहा है, वो है -π/6, तो वो ये -π/6 हमने यहाँ लगाया। दूसरा जो है वो हमारा ये -π/2, तो ये दूसरा हमने -π/2 यहाँ पे लगाया। तो -π/6 माइनस ऑफ -π/2, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा 2π/6 या फिर ये 60 डिग्री, π/3 निकल के आएगा, 60 डिग्री निकल के आएगा। अब RMS वैल्यू हमें पता है कि सीधे से साइनसॉइडल सिग्नल है अगर, तो √2 से डिवाइड कर देंगे, तो 50/√2, 20/√2, तो 50/√2, 20/√2 इंटू cos 60। तो ये वैल्यू सब लगा के आंसर आ जाएगा 250 वाट। तो 250 वाट ऑप्शन नंबर C हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं पहले 22, एन एवरेज रीडिंग मीटर रीड्स 20 वोल्ट व्हेन फेड विद अ ट्रायंगुलर वेव। तो दो चीज़ें यहाँ पे हैं कि एक तो 20 वोल्ट की रीडिंग लेता है मीटर, और ट्रायंगुलर वेव की जब बात करते हैं सिमेट्रिक अबाउट द टाइम एक्सिस फॉर द सेम इनपुट एंड RMS रीडिंग मीटर विल रीड। तो ये पूछना चाह रहा है कि RMS रीडिंग, तो यहाँ पे सीधी सी बात है, ट्रायंगुलर का हमें RMS वैल्यू पता है कैसे निकाली जाती है, कि हमारा जो मैक्सिमम वैल्यू है पीक वैल्यू अपन √3,
क्योंकि ट्रायंगुलर वेव है। यहाँ पे वेव का मेंशन इंपॉर्टेंट है, ट्रायंगुलर वेव है, तो उसके लिए हम ये करेंगे। और ये जो रीडिंग ले रहा है यहाँ पे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, इतना ही आसान क्वेश्चन नहीं कि ये एवरेज वैल्यू को ले रहा है, ये वी एवरेज को ले रहा है। वी एवरेज 20 वोल्ट है, अभी हमें वी एम नहीं पता है। वी एम जब पता होगा तो उसको हम लगाएंगे कहाँ, इसके अंदर, वी आर एम एस के अंदर। यहाँ पे यही चीज़ करी गई है कि वी एवरेज 20 वोल्ट है। यहाँ पे वी एवरेज का फॉर्मूला होता है वी एम बाई 2 फॉर ट्रायंगुलर वेव, वी एम बाई 2 के इक्वल होता है वी एवरेज। तो हम वी एम निकालेंगे, वी एम क्या हो जाएगा, वी एवरेज का दुगना, वी एवरेज जस्ट आधा होगा मैक्सिमम वैल्यू का। तो अगर वी एवरेज 20 वोल्ट है तो मैक्सिमम वैल्यू 40 वोल्ट होगी, तो 40 वोल्ट। अब इसको लगा देंगे 40/√3, 40 अपॉन √3, √3 इज 1.732, तो ये सॉल्व होकर हमें दे देगा 23.09 वोल्ट। सो √3 इज 1.732। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 19 कि एक 50 ओम का रजिस्टर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद एन इंडक्टर हैविंग एन इंटरनल रेजिस्टेंस, अ कैपेसिटर एंड एन 100 वोल्ट वेरिएबल फ्रीक्वेंसी। एक 50 ओम का रजिस्टर है, देखो यहाँ दिख रहा है डायग्राम, 50 ओम का रजिस्टर है। एक हमारा इंडक्टर है जिसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस है, मतलब एक ये पूरा बॉक्स है हमारा जिसकी वैल्यू क्या है हमारी R+j(XL), और एक कैपेसिटर है हमारा -j(XC) करके। ओके, और तीनों किससे जुड़े हैं, एक हमारा 100 वोल्ट की सप्लाई से जुड़े हुए हैं। ये क्वेश्चन है, ये 100 वोल्ट की सप्लाई से जुड़े हैं, ठीक है, 100 वोल्ट वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सप्लाई, उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी है एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 200। और ये भी बोला है कि वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सप्लाई है, मतलब इस सप्लाई की फ्रीक्वेंसी भी हमारा वेरी कर रही है। तो ये बोल रहा है कि एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 200, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ 200 हर्ट्ज, अ मैक्सिमम करंट ऑफ 0.7 एम्पियर फ्लोज थ्रू द सर्किट एंड द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज 200 वोल्ट, फाइंड द रेशियो ऑफ XL एंड XC। मतलब वो ये तो कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी वेरी कर रही है, बट उसने फिर भी एक वैल्यू पे बताया कि अगर 200 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है तो तब क्या होगा। तो जो हमारा जो करंट, कितनी मैक्सिमम करंट फ्लो होगी इस सर्किट में, वो हमारा 0.7 एम्पियर फ्लो हो रही है, पहली बात। दूसरी चीज़ वो क्या बोल रहा है कि ये हो गया यहाँ पे कि मैक्सिमम करंट ऑफ 0.7 एम्पियर फ्लोज थ्रू द सर्किट एंड वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज 200 वोल्ट। तो इस पे हमारा केवल 200 वोल्ट होगा इस पे। अब वो हमसे XL और XC का रेशियो पूछ रहा है। ओके, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट वाली बात है, यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं निकालना है, समझने वाली बात क्या है, यह है कि मैक्सिमम करंट तभी फ्लो होगी जब रेजोनेंस की स्थिति हमारी उत्पन्न हो जाएगी। तो इतने लंबे चौड़े क्वेश्चन का सार या कंक्लूजन या समरी जो भी बोले यही था कि मैक्सिमम करंट, जहाँ उसने ये शब्द बोल दिया मैक्सिमम, ये शब्द बोल दिया मैक्सिमम, उस वहीं पे ये बात क्लियर हो गई कि वो केवल रेजोनेंस में हो सकता है। अगर ऐसा रेजोनेंस में होगा तो XL और XC दोनों हमारे इक्वल हो जाएंगे, या फिर XL माइनस XC हमारा 0 हो जाएगा। और जब दोनों इक्वल हैं तो दोनों का रेशियो हमें क्या दे देगा, 1 दे देगा। तो इसी वजह से क्वेश्चन में बहुत सिंप्लीफाइड वैल्यू दी है ऑप्शन में, 1, 2, 1.5, 2.5, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट होने के चांस तो कम है क्योंकि लेंदी क्वेश्चन है, बट फिर भी ईजी क्वेश्चन भी है और हार्ड, मतलब दोनों ही बातें हैं, टफ क्वेश्चन भी है। उसके बाद आते हैं 23 पे कि अ सीरीज RL सर्किट एज शोन इन फिगर हैज अ कांस्टेंट वोल्टेज 60 वोल्ट अप्लाइड एट t greater than 0, डिटरमाइन द करंट फ्लोइंग टू द इंडक्टर। तो ये हमें सर्किट दिया गया है जिसमें वोल्टेज हमें 60 वोल्ट दिया है। ओके, जो ऊपर क्वेश्चन में चीज़ लिखी है वो पूरी डायग्राम में है ऑलरेडी कि t 0 सेकेंड में हमें I की वैल्यू बतानी है, वोल्टेज 60 वोल्ट है, 30 ओम का रजिस्टर है, 15 हेनरी का हमारा इंडक्टर है, तो यहाँ पे हम बतानी है। तो यहाँ पे जब हम फार्मूला लगाएंगे IT का, इस क्या है, ये सीरीज RC सर्किट है, सॉरी RL सर्किट है। तो इसके लिए ये क्या होता है ना, RL सर्किट, RC सर्किट, ठीक है, और LC सर्किट, ये सब पहले हम पढ़ते हैं डिटेल में जब आप AC पढ़ते हो उस समय, तो वही चीज़ है। तो इसके लिए जो हमारी इक्वेशन आती है I और V की, तो वो ये आती है IT = V/R 1 - e⁻t/τ। एक तो इसकी वजह से एलिमेंट है तो 1 और एक इसकी वजह से, तो इस वजह से e⁻t/τ। टाउ क्या यहाँ पे होता है, टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट हमारा RL, मतलब RL सर्किट है, तो टाइम कांस्टेंट RC के लिए तो देखो RC होता है, मतलब जब हम सीरीज RC सर्किट की बात करते हैं, मेरा RC कहने से मतलब है सीरीज RC सर्किट, बट वहाँ पे टाइम कांस्टेंट भी RC है, बट हमारा टाइम कांस्टेंट सीरीज RL सर्किट में क्या होता है, L/R। तो ये इंपॉर्टेंट है समझना। तो यहाँ पे पहले तो हम टाइम कांस्टेंट निकालेंगे, तो ये टाइम कांस्टेंट हमारा L/R लगाएंगे। तो ये दोनों के अलग अलग टाइम कांस्टेंट इंपॉर्टेंट है याद होने, तो ये L/R हमने यहाँ पे लगाया, ठीक है। RL सीरीज सर्किट के लिए टाइम कांस्टेंट L/R, तो हमने वहाँ से निकाल लिया, तो 1/2 आ गया।
अब इसी जो इक्वेशन है e⁻t/τ, इस टाउ की जगह हम ये रख देंगे 1/2। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, केवल इक्वेशन ही हमें बतानी थी। IT = v/r मतलब 60/30 जो वैल्यू हमको गिवन है, तो ये आ जाएगा 2 और 1 - e⁻²t। तो ये हमें यहाँ आंसर आ जाएगा बी। अब यहाँ पे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी क्या, एक तो ये इक्वेशन याद होनी चाहिए, ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ क्या इंपॉर्टेंट है कि हमें टाइम कांस्टेंट की वैल्यू, इस इक्वेशन में टाइम कांस्टेंट का इस्तेमाल हो रहा है, ये टाउ है, तो इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए जो कि हमारा L/R है सीरीज RL सर्किट के लिए। नेक्स्ट देखते हैं पहले 26 कि इन एन AC सर्किट द रेशियो ऑफ किलोवाट अपॉन किलोवोल्ट एम्पेयर रिप्रेजेंट्स। तो किलोवाट और किलोवोल्ट एम्पेयर हमें क्या बताता है, ये पावर फैक्टर हमें बताता है। ओके, पावर फैक्टर को हम और कैसे लिख सकते हैं, R/Z के थ्रू लिख सकते हैं। ये कॉस थीटा या कॉस फाई के इक्वल होता है, ये पावर फैक्टर है यहाँ पे पूरा, ये पावर फैक्टर ही है। और जो हमारा एक्चुअल पावर होती है और हमारा अपरेंट पावर होती है, किलोवाट एम्पेयर किसकी यूनिट है, अपरेंट पावर की, इनका रेशियो है। तो ये हमारा किलोवाट तो वास्तविक शक्ति एक्चुअल पावर होगी, ट्रू पावर है, और ये हमारा अपरेंट पावर है, उनका रेशियो भी है। तो ये क्या देता है, पावर फैक्टर देता है। तो जब भी ये पावर का रेशियो या R/Z इस तरीके की रेशियो की बात आती है, तो ये सब चीज़ हम बात कर रहे थे पावर फैक्टर की। और जो फॉर्म फैक्टर है वो हमारा जब हम हाफ वेव रेक्टिफायर्स पढ़ते हैं वहाँ पे इस्तेमाल होता है। डाइवर्सिटी फैक्टर इधर तो है नहीं कुछ नेटवर्क में, लोड फैक्टर भी यहाँ पे नहीं होगा, पावर फैक्टर होगा। उसके बाद बात करते हैं पहले 27 की कि द फ्रिक्वेंसी ऑफ DC सप्लाईज। तो DC की जब बात कर रहे हैं, DC में कोई फ्रिक्वेंसी ही नहीं है तो कोई भी बता देगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 0, कुछ यहाँ समझने वाली बात ही नहीं है। फिर बात करते हैं 24 की, अब बैलेंस डेल्टा कनेक्टेड लोड। ओके, डेल्टा कनेक्टेड लोड 20 + j16 ओम पर फेज इज कनेक्टेड टू अ 3-phase 230 वोल्ट बैलेंस सप्लाई। अब ये एक्चुअली में क्या है कि ये केवल और केवल इलेक्ट्रिकल के लिए ही पूरा क्वेश्चन है, इसी के लिए क्वेश्चन मतलब नहीं पूछा जाएगा, बट फिर भी देख लेते हैं। और इलेक्ट्रिकल में पूछा है AE में, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ओम इज कनेक्टेड टू अ 3-phase 230 वोल्ट ये सब बैलेंस सप्लाई, द लाइन करंट इन द रियल पावर डाउन। ठीक है, करंट पूछ रहा है और पावर पूछ रहा है, ये हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, Z जो होता है √R² + X²। तो जो हमें डेल्टा लोड फेज ये दिया था 20 + j16, यहाँ से हम लगा लेंगे। ये क्या है, असल में लोड है ना, ये क्या है, ये असल में इम्पिडेंस की ही इक्वेशन तो दे रहा है, इम्पिडेंस जो हम पढ़ते हैं। ओके, वही हम निकालेंगे, ये उसकी इक्वेशन है, उससे हम निकालेंगे वैल्यू कि Z है क्या, तो √20² + 16² ये दे देगा 25.6 ओम। अब यहाँ से I निकालेंगे, तो जितनी हम वोल्टेज लगा रहे हैं फेज़ में, तो उससे हम फेज़ करंट निकालेंगे। तो वोल्टेज हमारा 230 वोल्ट क्वेश्चन में दिया है, ये हमने Z निकाला, इससे हमने निकाल ली, तो 8.98 एम्पियर आ गई हमारी करंट। उसके बाद ये तो फेज़ करंट आई, अब उससे लाइन करंट निकालेंगे। लाइन करंट एक्चुअली में फेज़ करंट लाइन करंट के बीच में, अगर 3 फेज़ की बात करें तो रिलेशन होता है, लाइन करंट हमारा √3 टाइम्स होता है फेज़ करंट के। तो ये जो वैल्यू है इसमें √3 मल्टीप्लाई किया तो 15.55 एम्पियर आ गया। ऑप्शन तो यहीं से सॉल्व हो गया क्योंकि लाइन करंट केवल ऑप्शन बी में ही मैच हो रही है इससे। अब बात थी कि रियल पावर की, तो कॉस थीटा जो पावर फैक्टर होता है R/Z के इक्वल होता है, अभी जस्ट हमने ऊपर देखा, तो हमने कॉस थीटा निकाल लिया, तो 20R है, Z हमने सॉल्व किया है तो 0.78 आया। तो पावर हमारा कि जो 3 टाइम्स और V फेज़, I फेज़ और कॉस थीटा, यहाँ पे 3 अलग से आ जाता है जब 3 फेज़ की बात करते हैं। तो ये सॉल्व करके हमारा 4.83 किलोवाट। तो ये ना भी निकालें, पहला वाला लाइन करंट ही निकाल लेंगे तो ये हमारा आंसर मैच हो जा रहा है। अच्छा, वो क्यों देता है ऐसा, वो इतने सारे अलग अलग वैल्यूज क्यों दे रहा है कि आप या तो ये निकाल लो या तो ये निकाल लो, आप एक चीज़ निकाल लो, आप उसी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें लाइन करंट का फॉर्मूला पता है तो हम पहले ये निकाल लेंगे लाइन करंट, तो केवल इसी से आंसर आ जाएगा कि बी सही है, और फिर तो देखना ही नहीं बाकियों के लिए। उसके बाद बात करते हैं 25 की, द RMS वैल्यू ऑफ अ साइन वेव इज 100 एम्पीयर, इट्स पीक वैल्यू। तो ये तो हमें याद ही होता है, रटा होता है कि VRMS इज VM/√2, VM/√2। तो RMS वैल्यू हमको दी है, पीक पूछ रहा है, तो VM क्या हो जाएगा हमारा VRMS × √2, तो 100 × √2 हो जाएगा। तो ये करीब कितना दे देगा 141 के लगभग आसपास। तो ये 100 में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 1.414 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये क्या कर देगा 141, ये हमें 141 बना देगा, तो यही आंसर हो जाएगा। तो ये तो सीधा सा है। उसके बाद आता है 28 कि इन AC सर्किट प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट इज नोन एज, तो हमारा अपरेंट पावर। अगर हम केवल किसकी बात करते हैं, वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई करते हैं,
तो हमारा वो पावर नहीं होता, पावर या रियल पावर में नहीं, वो एपरेंट पावर कहलाता है केवल और केवल। जैसे कि हम डीसी में करते थे, तो जो डीसी की जो पावर होती है वो यहाँ पे एक्चुअल में बोला जाए तो एपरेंट पावर हो जाती है। ये हमारा पावर ट्राइंगल बोलेंगे इसको, पावर ट्राइंगल है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होंगी आपकी कि ये एपरेंट पावर होती है और ये केवल वी आई के इक्वल है। अब ये एंगल फाई होता है इस पावर ट्राइंगल के अंदर, ये एंगल फाई है। अब इस फाई की वजह से ये जो हाइट है ये कुछ और होगी, ये वी आई साइन फाई हो गई, ठीक है। और ये जो बेस है ये कुछ और हो गया, वी आई कॉस फाई हो गई। तो कॉस फाई साइन फाई होने की वजह से ये क्या क्या बन गया हमारा, ये तो एक्टिव पावर बन गई है, ट्रू पावर बन गई है, एक्चुअल पावर बन गई, ठीक है। वी आई कॉस फाई, जहाँ पे कॉस फाई आता है वो हमारा एक्टिव पावर हो जाती है। फिर रिएक्टिव पावर है एक, जहाँ साइन फाई आ जाता है वो रिएक्टिव पावर है, ये याद रखने वाली बात है। यहाँ कॉस फाई है वो एक्टिव पावर है, जहाँ साइन फाई वो रिएक्टिव पावर है, और ये हमारा तीसरी वाली अपरेंट पावर है। उसके बाद बात करते हैं, ये हो गया 29 को देखते हैं पहले। व्हाट टर्म मीन्स द नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड दैट एन ऑल्टरनेटिव करंट फ्लोज बैक एंड फोर्थ। तो नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड क्या बोलते हैं, देखो नंबर तो कुछ भी नंबर होगा, मान लो 5, पर सेकंड मतलब पर टाइम बोल रहा है, तो 1/t एक्चुअली में सबको पता है क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है। तो अगर आप केवल इतने को हाईलाइट करना चाहेंगे नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड, तो उसी से आप सॉल्व करके समझ सकते हैं कि इसका आंसर ये क्या पूछना चाह रहा है, फ्रीक्वेंसी पूछना चाह रहा है, 1/t पूछना चाह रहा है। उसके बाद 31 पे आते हैं बच्चों, तो फॉलोइंग रिप्रेजेंटेड बाई एक्सेल। तो एक्सेल क्या दिखाता है, रिएक्टिव इंडक्टेंस या फिर रिएक्टेंस ऑफ अ कॉइल दिखाता है ना। कॉइल ही तो इंडक्टर होता है। तो रेजिडेंट फ्रीक्वेंसी ये तो बिल्कुल नहीं, आउटपुट लेवल ऑफ अ सोर्स ये भी नहीं, और इम्पिडेंस ऑफ अ लोड ये भी नहीं। तो रिएक्टेंस ऑफ अ कॉइल एक्सेल इज 2πfl। उसके बाद 32 पे आते हैं, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सिग्नल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉट। देखो फ्रीक्वेंसी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सबको पता है कि हमारा टाइम के है। तो टाइम पीरियड बोलो या केवल पीरियड बोलो, तो एम्पलीट्यूड नहीं, फेज नहीं, पावर नहीं, केवल पीरियड। उसके बाद आते हैं 33 पे कि व्हाट इज अ पीक वोल्टेज ऑफ अ साइन वेव दैट मेजर्स 220 वोल्ट एम्पेयर VAC RMS। या फिर मतलब सीधे से समझने का मतलब है कि 220 जो भी RMS वैल्यू दी है हमको, तो पीक पूछ रहा है, तो ये तो हम पहले भी देख चुके हैं। तो पीक वैल्यू RMS इंटू √2 और RMS वैल्यू पीक अपॉन √2, इसमें √2 मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर देगा 311 वोल्ट। नेक्स्ट देखते हैं 30 कि अ सिग्नल इज कंपोज ऑफ अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 kHz रेदर ऑफ 4 kHz। दिस 4 kHz सिग्नल ये हमारा क्या होगा, तो एक जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है वो तो सबसे फर्स्ट होती है, उसके बाद वाली सबको हम क्या कहते हैं, हार्मोनिक्स कहते हैं। फर्स्ट हार्मोनिक, सॉरी सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फर्स्ट तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो गई। तो ये पूछ रहा है कि इन दोनों में ये जो हमारा 2 और 4 kHz में 4 kHz हमारा असल में है क्या, तो ये तो एक हार्मोनिक है। अब बाकी तीनों ही उसमें कहीं भी हार्मोनिक शब्द नहीं आ रहा, तो हार्मोनिक ऑफ 2 kHz सिग्नल, जो 2 kHz सिग्नल है उसी का एक हार्मोनिक है। तो ये कहना चाह रहा है कि हार्मोनिक ऑफ 2 kHz सिग्नल, ये चीज़ हो गई। उसके बाद 34 पे आते हैं, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इफ इन अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ कैपेसिटर इन सीरीज विद अ रजिस्टर। तो ये कैसा RC सर्किट है ये हमारा। तो I और V के बीच में रिलेशन, तो हमारा I लीड करता है यहाँ पे, ये हमें बताना है। I and V आर इन फेज अक्रॉस अ रजिस्टर। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या है ना कि क्वेश्चन में दिक्कत कहाँ से आ गई। देखो अगर वो कह रहा है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ऑप्शंस बहुत अच्छे से फ्रेम किए गए हैं, मैं तो बोलूँगा। वो कह रहा है आई एंड वी आर इन फेज अक्रॉस द कैपेसिटर, तो ये तो गलत है। कैपेसिटर के अराउंड जब देखेंगे, ये यहाँ पे जो ये अक्रॉस शब्द है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम देख किसके अराउंड रहे हैं, आई और वी को। जब हम इसका डायग्राम बनाते हैं जो कि कुछ ऐसा बनता है हमारा कि ये हमारा आई है, तो इधर वी हमारा लैग कर जाएगा, और ये जो हमारा वी आर होगा, वी आर वो आई के डायरेक्शन में ही होगा, जो हमारा वी आर है रजिस्टर के अराउंड जो वोल्टेज है, बट जो कैपेसिटर वाला है वो हमारा लैग कर रहा है और हमारा आई लीड कर रहा है, ये चीज़ है। तो यहाँ पे लीड और लैग भी होगा और किसके अराउंड होगा, तो ये देखो देख के तो लगेगा कि ये सही है कि आई लीड वी पर बट अक्रॉस द रजिस्टर, तो रजिस्टर के अक्रॉस नहीं लीड कर रहा है। फिर वी लीड आई, ये तो बिल्कुल गलत है, अक्रॉस द कैपेसिटर। ये सही हो सकता है, सही है कि आई एंड वी आर इन फेज अक्रॉस द रजिस्टर। इसके संग एक चीज़ और आ जाएगी कि यहाँ पे ये जो है कि अक्रॉस द कैपेसिटर वाला, यहाँ पे अगर हम ये बोलें कि आई लीड वी, तो फिर ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा, और वरना तो डी वाला अकेला है ही।
तो ये चीज़ यहाँ पे ज़रूरी है समझनी। उसके बाद 35 पे आते हैं कि व्हाट इज़ अ पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या है, कॉस थीटा हमको पता है, तो वी आई कॉस थीटा अपॉन वी आई। तो क्या है, वी आई कॉस थीटा क्या था, ट्रू पावर था जो हमने पावर ट्रायंगल लिखा था वहाँ पे, और वी आई केवल वी आई क्या था, अपरेंट पावर। तो रेशियो ऑफ ट्रू पावर टू अपरेंट पावर इज द हमारा पावर फैक्टर। उसके बाद अगर हम टोटल इंपेडेंस की बात करें, एक ऐसे डायग्राम में सर्किट में जहाँ पे तीनों मौजूद है, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस सीरीज में, तो टोटल इंपेडेंस हमारा कैसे निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले से रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी। हमेशा एक्सी को माइनस करते हैं, एक्सएल मतलब पॉजिटिव रहता है, तो एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो ये सीधा सा फॉर्मूला है। उसके बाद चलते हैं 37 पे कि पावर फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग सर्किट विल बी यूनिटी। किस सर्किट का पावर फैक्टर यूनिटी होगा, तो हमें सीधे समझ में जाना चाहिए केवल रेजिस्टेंस का ही यूनिटी होगा, क्योंकि अगर उसमें उस सर्किट में एक भी इंडक्टर या कैपेसिटर कुछ भी मौजूद है तो फिर वो वेरी करेगा, यूनिटी कभी नहीं हो सकता पावर फैक्टर। और इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि वी आई कॉस फाई अपॉन वी आई होता है। अगर हमारा यूनिटी कब होगा, जब कॉस फाई हमारा क्या हो जाए, जीरो हो जाए, और ऐसा होने के लिए जो सर्किट है उसका रजिस्टर सर्किट होना ज़रूरी है। उसके बाद 38 पे द पावर ऑफ द सिंगल फेज एसी सर्किट इज गिवन बाई। तो सिंगल फेज और एसी सर्किट की अगर पावर कर रहे हैं तो वो हमारा जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है वी आई कॉस फाई। एसी की बात अगर करें तो वो यूज़ होगा वी आई कॉस फाई, वी आई साइन फाई बिल्कुल नहीं, और वी आई अपरेंट पावर है वो भी नहीं। उसके बाद 39 की पावर फैक्टर एट रेजोनेंस इन एन आरएलसी सर्किट। तो रेजोनेंस की बात का क्या मतलब है कि ओनली रजिस्टरी सर्किट हो जाता है, वहाँ पे रजिस्टर मौजूद है, तो पावर फैक्टर हमने ऊपर पढ़ा है कि यूनिटी होगा एक सर्किट का जिसमें रेजोनेंस हो रहा है। उसके बाद 40 पे आते हैं कि एक एसी परिपथ में किलो वोल्ट, ऊपर भी हम देख चुके हैं इस तरह के क्वेश्चन कि किलो वोल्ट अपन किलो वोल्ट एम्पेयर का अनुपात हमारा क्या बताता है, तो ये हमारा पावर फैक्टर बताता है। इंग्लिश में बोले तो पावर फैक्टर, हिंदी में शक्ति गुणांक, मतलब पावर फैक्टर का ये यूनिट देके पूछ रहा है कि किस चीज़ की यूनिट है, पावर फैक्टर की यूनिट है। उसके बाद 41 कि अंडर द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस आरएलसी सीरीज सर्किट बिहेव्स एज अ तो प्योरली रजिस्टिव सर्किट। ये भी हमें पता है रेजोनेंस के अंदर प्योरली रजिस्टिव हो जाता है और एक्सएल इक्वल टू एक्सी हो जाता है। यूनिट ऑफ इंडक्टेंस इज हेनरी, बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन। फिर द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाई इन इंडिया इज 50 हर्ट्ज। तो इंडिया में जो एसी सप्लाई आती है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फैक्ट है एक।